दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस देखी हुई हैं कि हमने मालवा का पठार देखा, बुंदेलखंड का पठार देखा, मध्य भारत का पठार देखा, रीवा पन्ना का पठार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। इसके बारे में समझेंगे पूरे इन डिटेल। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और हमारा टॉपिक है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। तो वही पहला हम लोग मैप बनाएंगे और मैप के माध्यम से पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मैप में कहाँ है। ठीक है, मैप के माध्यम से क्या है कि आसानी ज़्यादा होती है समझना। और जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो मैप ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ से ये क्षेत्र ये नर्मदा सोन का क्षेत्र कौन सा है? ये नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है ना, ये हुआ। अब इसके अगर हम भौगोलिक स्थिति को देखें, यानी कि लोकेशंस की बात करें कि आखिर ये स्थित कहाँ है, इसकी आप लोकेशन की बात करो, आप लोकेशन। तो जैसा कि यहाँ मालवा पठार है, तो मालवा जो प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू के किधर होगा? ये साउथ में। ठीक, ये बघेलखंड है, बघेलखंड। तो बघेलखंड जो पठार है, बघेलखंड प्लेट्यू, इसके अगर आप देखो तो इसके वेस्ट में है, पश्चिम साइड। इसे बोलते हैं सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र। तो कौन सा? सतपुड़ा मैकाल माउंटेन वाला क्षेत्र जो होता है, इसे अगर हम बात करें तो इसके किधर है? नॉर्थ में है, नॉर्थ में। तो इतनी बातें आपको समझ आई। अगर कभी मान लो कि यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए दे दे कि रीवा पन्ना का पठार लिख दे, तो भी उसके आप साउथ बताएंगे। इनके बारे में इनसे पूछ ले तो इनके साउथ में, इनके साउथ में। तो ये आपको एक मैप जो है तो हमेशा याद रखना है कि किन किन क्षेत्रों में चीज़ें विस्तारित हैं, है ना। तो ये हमारा रीवा पन्ना का पठार, ये नर्मदा सोन है। तो इतनी तो आप बातें जाने। अब इसकी अगर हम बात करें कि ये टोटल एरिया कितना करता है, एरिया इसके पास कितना कवर्ड है, तो परसेंटेज की बात करें तो ये 26% क्षेत्र को कवर करता है। तो इतने बड़े क्षेत्र को यह कवर करता है। तो इसमें कुछ विशेष जिले कौन कौन से आते हैं? तो जैसे कटनी है, जबलपुर है, मंडला है, नरसिंहपुर है, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अनूपपुर जैसे आदि जिले इसके क्षेत्र में आते हैं। तो एक आध दो ठो अगर लिखना है तो आप जिले लिख लें, डिस्ट्रिक्ट अगर एक आध दो लिख लें आप। तो जैसे कि हमने कहा, आप कटनी लिख लो, जबलपुर लिख लो, है ना। ऐसे ही एक आध और लिख सकते हो आप, खरगोन, बड़वानी, है ना। लास्ट का आप जो है तो अनूपपुर लिख लो, ये इधर लिख लो आप अनूपपुर। तो ऐसे करके अलग अलग जो है तो सारे जिले आते हैं। अब ये इस क्षेत्र में की अगर हम बात करें कि यहाँ की जलवायु कैसी है, आपको सबसे बड़ी बात है कि ये भी जानना है कि जलवायु। इससे पहले अगर आप थोड़ा बनावट देखें तो इसमें भी एक दक्कन ट्रैप जैसी चट्टानें प्राप्त होती जो कि बेसाल्टिक रॉक्स हैं। तो इसके अगर रॉक की बात करो आप कि रॉक यहाँ कैसी पाई जाती हैं, तो कैसी? हमने कहा दक्कन ट्रैप, है ना। दक्कन ट्रैप है जिसमें से बेसाल्ट रॉक्स पाई जाती हैं। तो इस तरह की रॉक यहाँ पाई जाती हैं।
यानी कि इसकी बात करें हम कि ये मध्य प्रदेश का एक प्रकार से निचला क्षेत्र है, क्योंकि इसी घाटी में नर्मदा नदी बहती है जिसे बोलते हैं भ्रंश घाटी। यानी कि रिफ्ट वैली पर प्रवाहित होने वाली नदी भी कौन सी है? नर्मदा नदी। तो ये कैसा है? मध्य प्रदेश का एक सबसे डीप प्लेस है, निचला क्षेत्र। कैसा है? निचला क्षेत्र। तो अगर मानो कि कहीं पूछता है कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है, तो यही है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ आ रही हैं कि कैसे इसको डिकोड करना है एक एक क्रम से। सॉरी, बात करें इसके जलवायु की। अब यहाँ हम बात करने जा रहे हैं जलवायु। तो इसकी बात करो अगर आप कि यहाँ आखिरकार क्लाइमेट किस प्रकार का पाया जाता है। ठीक, क्लाइमेट की बात करें हम तो यहाँ की जो जलवायु, तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मतलब ट्रॉपिकल मानसूनी जलवायु है, जिस प्रकार की इंडिया की जलवायु है। तो इस जलवायु, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। तो हमने क्या कहा? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु है। इस बात को आपको याद रखना कि जलवायु कैसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ की पाई जाती है। तो ये बातें आपको एक क्रम से याद रखनी है। तो अब बात आती है कि इस क्षेत्र में आखिर वर्षा कितनी होती होगी। तो यहाँ जो वर्षा की मात्रा है इस जलवायु से, यहाँ की अगर हम बात करें कि रैन कितनी होती है, तो यह लगभग 100 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती। तो अब जब इतने क्षेत्र में होती है, तो अब आप एक सेक्शंस लगाइए कि आखिरकार इस क्षेत्र में वनस्पतियाँ कैसी पाई जाती होंगी, फिर यहाँ एग्रीकल्चर कैसी होती होगी। उधर हमने दक्कन ट्रैप जो लिखा है, तो दक्कन ट्रैप को पहले भी हम लोगों ने जब मालवा को पढ़ा था, तो वहाँ हमने बताया था कि इस बेसाल्ट रॉक के अपर्दन के कारण जब इसमें इरोजन हुआ और फिर डिपोजिशन हुआ, तो इस प्रक्रिया के कारण इसमें जब परिवर्तन होते चले गए, तो यहाँ एक विशेष प्रकार की मृदा बनी थी जिसे काली मृदा कहते हैं। तो यहाँ की जो मृदा है, तो यहाँ की काली तो है, लेकिन यह गहरी काली मृदा है। कैसी मृदा है? गहरी काली मृदा, अर्थात कि उस मृदा से यह मृदा ज़्यादा काली। तो इस मृदा को अगर आप यहाँ लिख लें कि यहाँ की जो सॉइल पाई जाएगी वह गहरी काली पाई जाएगी। कैसी? गहरी काली मृदा यहाँ पाई जाती। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक, तो ये आपको समझ आए कि गहरी काली मृदा पाई जाती। हमने कहा कि यहाँ जो वर्षा है, तो वर्षा कितनी हो रही? 100 से 150। तो अब आप एक माइंड अपना जो है तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते चलें कि यहाँ की वेजिटेशंस कैसी पाई जाएंगी, वनस्पतियाँ आखिर इस क्षेत्र में कैसी पाई जाएंगी। तो जब उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र है, तो यहाँ कुछ वृक्ष भी ऐसे पाए जाएंगे जैसे सागौन, साल, तेंदू। तो वेजिटेशन की अगर आप बात करोगे कि यहाँ वेजिटेशन कैसी पाई जा रही हैं, हमने कहा सागौन जैसी वनस्पतियां हैं, तेंदू हैं। ठीक, तो इस तरह की कुछ वनस्पतियां इस क्षेत्र में आपको पाई जाएंगी। तो अब काली मृदा है, तो यहाँ फसल कैसी होगी? अब देखिए, यहाँ वेजिटेशंस भी हैं, तो यहाँ डिपोजिशंस हो रहा था, तो इस वजह से ये गहरी काली मृदा। अब यहाँ जो कृषि की जा रही है, एग्रीकल्चर की जा रही है, तो वर्षा भी अच्छी खासी है, 100 से 125 सेंटीमीटर तक काफ़ी वर्षा है। तो यहाँ की जो वनस्पतियों के कारण और इस मृदा के कारण और वर्षा के कारण यहाँ की जो एग्रीकल्चर होगी, तो कुछ पानीदार होगी, जैसे चावल की खेती। तो यहाँ एग्रीकल्चर अगर बात करो आप कि एग्रीकल्चर कैसी हो रही है, एग्रीकल्चर, तो यहाँ चावल क्या है? चावल की खेती हो रही है, कपास की खेती भी हो रही है, क्षेत्र में सोयाबीन भी किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह मूंगफली भी की जा रही है। क्या की जा रही है? मूंगफली की खेती भी की जा रही है।
तो आखिर आपको समझ आ रहा है कि ये कैसे क्रम एक ऑर्डर बाय ऑर्डर चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो इसी क्रम में आपको चीज़ों को इसी ऐसे ऑर्डर में आपको याद करते चलना है। अब इस क्षेत्र में जैसे कि ये नर्मदा सोन वाला क्षेत्र घाटी क्षेत्र बोला जा रहा है, तो यहाँ की जो रिवर्स होंगी तो रिवर कैसी होंगी, क्योंकि यहाँ जो नर्मदा है वह तो मुख्य नदी है, तो इसकी सहायक नदियाँ होंगी। तो उन नदियों को अगर देखें तो यहीं आप सहायक नदियों को एक आध दो सहायक नदियाँ अभी हम यहाँ जान लेते हैं। तो यहाँ की अगर हम बात करें नदियाँ रिवर्स कि नदियाँ कौन कौन सी होंगी, तो जैसे बंजर है, आप लिख लें बंजर है ना, उसी तरह है दूध, हथनी, और नदियां हैं शक्कर, तवा, ठीक है। तो शक्कर, तवा, इसको डिलीट कर दो आप, ठीक। तो इस तरह नदियां आपको एक एक ऑर्डर में ऐसे ही नदियां काफ़ी नदियां यहाँ पाई जाती। लगभग नर्मदा की सहायक नदियों की संख्या 41 है। जैसे कि हमने अभी दो ही नाम बताए, आपको 2-3 नाम ही बताए, बंजर, हथनी, शक्कर। इसी तरह है तवा। तो हमने इस ऑर्डर को आपके यहाँ प्रदर्शित कर दिया और आप इन्हें याद कर लें। हिरण है, मान है, तो काफ़ी नदियाँ फिर जब हम नर्मदा नदी पढ़ेंगे तो वहाँ इन डिटेल इनके बारे में समझेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पाई जाएंगी। अब बात करते हैं हम कि क्या इस क्षेत्र में मिनरल्स भी पाए जा रहे होंगे। तो यहाँ की बात कर लें अगर हम कि क्या मिनरल्स यहाँ पाए जा रहे हैं, तो आखिर जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं तो मिनरल्स कौन कौन से पाए जा रहे हैं। तो पहला, जैसे कि हमने ज़िले में भी लिखा जबलपुर, तो जबलपुर जो क्षेत्र है यहाँ संगमरमर पाया जाता है, वाइट संगमरमर, ठीक। तो जबलपुर में आप लिखें सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। क्या है? सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है, ये आप लिख लें जेबीपी में, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि इस तरह, इसी तरह एक और कई चीज़ें पाई जाती है, जैसे चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, चीनी मिट्टी है, ये प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि आप कटनी के क्षेत्र में भी देखेंगे यहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के यहाँ मिनरल्स और भी पाया जा रहा है। तो आप लिख लें कि चूना पत्थर, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी आदि। यहाँ की अगर हम बात करें इंडस्ट्री की कि क्या यहाँ कोई इंडस्ट्री भी पाई जाती है, तो अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी पेपर मिल। क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल, इसे आप लिख लें सिक्योरिटी पेपर मिल। ये सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये पाई जाती है होशंगाबाद में। इसे आप होशंगाबाद ना लिखें, नर्मदापुरम लिखें। क्या? नर्मदापुरम। आप इस नाम को लिख लें नर्मदापुरम, ठीक। तो यहाँ यह जो है तो पाया जाता। इसी प्रकार चीनी मिट्टी के बर्तन भी यहाँ बनाए जाते हैं जो कि जबलपुर वाले क्षेत्र में है। तो ये इंडस्ट्री के क्षेत्र में ऐसी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और भी काफ़ी हैं, जैसे सीमेंट उद्योग हमने पहले भी बताया था कि यहाँ जो है तो लाइमस्टोन पाया जा रहा है, तो सीमेंट उद्योग के लिए भी है। तो आप इसमें भी आप लिख सकते हैं सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। खैर, आगे की तरफ हम लोग बढ़ें कि क्या यहाँ कोई पर्यटन भी पाया जाता है। तो आप बात कर लो पर्यटन की। तो सबसे अच्छी बात कि आपको पता है कि इनमें जलप्रपातों की संख्या ज़्यादा है। उसी प्रकार जबलपुर में एक जलप्रपात पाया जाता है जिसे भेड़ा घाट बोलते। तो भेड़ा घाट में जो धुआंधार जलप्रपात है तो वह बहुत दार्शनिक क्षेत्र है, तो इसे बोलते हैं हम भेड़ा घाट। भेड़ा घाट एक दार्शनिक स्थल है जो कि जबलपुर में है। इस चीज़ को आप याद रखें। इसी के क्षेत्र में आगे आपको काफ़ी चीज़ें, जैसे हनुवंतिया टापू नाम सुने होंगे, हनुवंतिया टापू है। उसी प्रकार महेश्वर सुने होंगे जो देवी अहिल्याबाई होलकर के लिए खरगोन में है।
है ना। इसी प्रकार आप 52 गजा सुने होंगे जो कि बड़वानी क्षेत्र में है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सुने होंगे, खंडवा में है। तो इसे आप लिख लें ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर जो है, तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को आप लिख सकते हैं ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये कहाँ है? खंडवा में है। तो इस प्रकार काफ़ी चीज़ें हमने जैसे बोल दिया है। महेश्वर लिख लें, देवी अहिल्याबाई होलकर खरगोन में है। 52 गजा लिख लें आप, बड़वानी में है ना। तो इस तरह के क्षेत्र, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चली कि आखिरकार कैसे गाँव किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होंगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होंगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।